तो आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल साम्राज्य तक। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है मध्यकालीन भारत का अनकहा इतिहास, और ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, करीब 650 साल, है ना। 1192 से 1857 तक। बिल्कुल, बहुत लंबा और घटनाओं से भरा दौर। कोशिश यही रहेगी कि इस विशाल युग के जो सबसे अहम, सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें सामने लाया जाए। हाँ, कोशिश करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? 1192 तराइन की लड़ाई, मोहम्मद गौरी की जीत, यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं से। और इसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू होता है 5 राजवंशों का। 5 राजवंश, मामलुक यानी गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था। आप देखें तो शहर बने, शासन के नए तरीके आए, कल्चर बदला, मतलब एक पूरा नया ढांचा तैयार हो रहा था। अच्छा, मामलुक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम तो कुतुब मीनार से जुड़ा ही है। हाँ वो तो है, पर रजिया सुल्ताना, वो कहानी मुझे हमेशा ज्यादा ध्यान खींचती है। दिल्ली की अकेली महिला शासक, और उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। दरबार के जो तुर्क सरदार थे उन्होंने ही विरोध किया। हाँ, ये दिखाता है कि उस वक्त एक महिला का सत्ता में होना कितना चुनौतीपूर्ण था। बिल्कुल। फिर खिलजी वंश आया और उसमें अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, उनके सैन्य अभियान तो थे ही, जैसे दक्कन तक। हाँ वो तो थे, लेकिन उनकी असली पहचान शायद उनके आर्थिक सुधारों से ज्यादा है, वो बाजार नियंत्रण वाली नीति। अच्छा, वो क्यों इतनी खास थी? देखिए, मंगोलों का खतरा था, बड़ी सेना रखनी थी, तो सेना का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने बाजार पर सख्त नियंत्रण लगाया, कीमतें तय की। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत रेडिकल कदम थे। दिलचस्प। खिलजी के बाद फिर तुगलक, और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों की बात आती है। हाँ, वो बड़े मशहूर हैं, सांकेतिक मुद्रा चलाना और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। पर दोनों ही फेल हो गए, क्यों? देखिए, सांकेतिक मुद्रा वाला आइडिया अच्छा था, पर उस पे सरकारी कंट्रोल ठीक नहीं था। बहुत सारे जाली सिक्के बन गए, अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ गई। अच्छा। और राजधानी बदलना, वो भी बिना पूरी तैयारी के कर दिया गया। लोगों को जबरदस्ती भेजा गया, बहुत परेशानी हुई। मतलब इरादे शायद नेक थे पर प्रैक्टिकल नहीं थे। जबकि उन्हीं के बाद फिरोज शाह तुगलक आए, उन्होंने नहरें बनवाने, पुरानी इमारतों की मरम्मत पर ध्यान दिया, ज्यादा जमीनी काम। हाँ, एक ही वंश में कितना फर्क है सोच में। बिल्कुल। और फिर सल्तनत का अंत, लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ, और यहीं एंट्री होती है बाबर की, और यहीं से मुगल साम्राज्य का आगाज। बाबर की जीत का बड़ा कारण वो तोपखाना और बारूद का इस्तेमाल माना जाता है ना। हाँ, उसने युद्ध का तरीका बदल दिया। बाबर ने नींव रखी, फिर हुमायूं आए, बीच में शेरशाह सूरी का दौर भी आया। शेरशाह सूरी, उनका जिक्र जरूरी है, भले कम समय के लिए रहे। बहुत जरूरी। वो ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया जो आज भी चलता है, वो उन्हीं की देन है। कमाल का काम किया उन्होंने कम वक्त में। सही बात है। फिर हुमायूं वापस आए और फिर अकबर। अकबर का जिक्र तो मतलब बहुत अहम है। हाँ, अकबर का दौर तो मुगल साम्राज्य का एक तरह से चरम है। विस्तार भी हुआ और प्रशासन में स्थिरता आई। वो मनसबदारी व्यवस्था, वो क्या थी असल में? वो एक तरह का रैंक सिस्टम था अधिकारियों के लिए। हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक मिलता था, जिससे उसका पद, वेतन और कितनी सेना रखनी है ये सब तय होता था। इससे प्रशासन बहुत व्यवस्थित हो गया। और वो दीने इलाही? वो क्या था? सब धर्मों को मिलाने की कोशिश। हाँ, कुछ वैसा ही। अकबर की अपनी सोच थी, सभी धर्मों की अच्छी बातें लेकर एक नया रास्ता बनाने की, पर वो ज्यादा चला नहीं। शायद लोगों ने उसे अपनाया नहीं, वो शासक का व्यक्तिगत विचार ज्यादा रहा। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता है, और शाहजहां का दौर तो खैर मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड। ताजमहल, लाल किला, क्या नहीं बना। लेकिन क्या ये शान और शौकत, ये भव्य इमारतें, क्या इन्होंने खजाने पर बोझ भी डाला? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके ठीक बाद औरंगजेब का लंबा शासन आता है। हाँ, औरंगजेब ने साम्राज्य को फैलाया तो बहुत, खासकर दक्षिण में। हाँ, दक्कन में बहुत उलझे रहे वो, लेकिन उनकी धार्मिक नीतियों को लेकर थोड़ी आलोचना होती है, और लगातार लड़ाइयों ने खासकर मराठों से शाही खजाने को खाली कर दिया। तो यहीं से साम्राज्य का कमजोर होना शुरू हुआ, कह सकते हैं। औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो उतने मजबूत नहीं थे। उधर मराठा, सिख, जाट जैसे क्षेत्रीय ताकतें उठ रही थी, और फिर अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया, और फिर एक के बाद एक घटनाओं से मुगल साम्राज्य बस नाम का रह गया। और 1857 में बहादुर शाह जफर, आखिरी बादशाह, उनका निर्वासन
और मुगल साम्राज्य का अंत। बिल्कुल। तो ये थी एक, कह सकते हैं, एक झलक दिल्ली सल्तनत के बनने से लेके मुगल साम्राज्य के ढलने तक की। इसमें लड़ाइयाँ हैं, निर्माण है, नए विचार हैं, संस्कृतियों का मिलना है, बहुत कुछ है। हाँ, और इस पूरे लंबे दौर की जो विरासत है वो आज भी हमें दिखती है, हमारी इमारतों में, प्रशासन के तरीकों में, भाषा में, संस्कृति में। सही कहा। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, क्या साम्राज्यों का बनना और फिर मिट जाना ये एक तरह का अनिवार्य चक्र है? और इतिहास के इस लंबे अनुभव से आज के लिए, भविष्य के लिए क्या कोई सबक लिया जा सकता है?